मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी कुछ दिनों पहले जब लॉकडाउन के दौरान आपने बैतूल का एक वीडियो कई जगह देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। एक एडवोकेट हैं दीपक बुंदेला, इनको पुलिस ने पीटा, इनकी दाढ़ी थी और पीटने के बाद जब इन्होंने अपना नाम वगैरह बताया तो उसके बाद ये चीज़ निकल कर सामने आई। पुलिस ने ये एतराफ़ किया कि हमने आपको मुसलमान होने की वजह से पीटा था, क्योंकि पुलिस के ख़िलाफ़ एडवोकेट जो है चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। अभी जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट एहतेशाम हाशमी साहब। हम उनसे इस पूरे मामले पर बात करेंगे। कल भी इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, लेकिन अब जो नया मोड़ आया है उसमें यह है कि पुलिस ने मामला कोर्ट में पहुंचने के एक हफ्ते बाद इनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। एहतेशाम साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कल क्या डेवलपमेंट कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है? जिस तरह से 3 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और उसमें जो गवाह बनाया गया है वो हिंदूवादी नेताओं को कुछ को गवाह बनाया है। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत करी थी पुलिस ऑफिसर्स ने, जो कि हमारे एक कलीग फेलो लॉयर्स को बुरी तरह पीटा गया था। हमने कई सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करी, लेकिन कुछ एक्शन इसमें नहीं हुआ। फिर हमने मजबूरीवश हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और आर्टिकल 226 के तहत हमने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करी। जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो वकील साहब थे जिनको पीटा गया है वो डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट हैं। इनको इतनी बुरी तरह मारा गया था कि उनके कान से खून भी निकल आया था जी। और हाई कोर्ट में कल हमारी सेकंड हियरिंग थी। सेकंड हियरिंग में जो कोर्ट में मैंने आर्ग्यू किया उसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है पुलिस के काउंसिल को कि अपनी सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस करें कोर्ट में, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस केस में पुलिस सबूतों को नष्ट करने का भी काम कर रही है। तो हमने हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाए, जिसका ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर दिया है। और जो स्टेट काउंसिल थे, पुलिस के लॉयर थे, उन्होंने भी इस बात को बोला है कि वो सीसीटीवी फुटेज अगली डेट पे पेश करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन जब से लगा है तब से बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें पुलिस की ब्रूटैलिटी और पुलिस की हाथों आम नागरिकों को परेशान करने की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। इन सब खबरों को संज्ञान लेते हुए भी कई एनजीओ जो हैं वो भी काम कर रही हैं। और हाई कोर्ट में भी हमने इस बात को रखा है कि एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का भी गठन होना चाहिए हर प्रदेश में, जिससे कि अगर पुलिस कुछ गलत हरकत करती है तो हम पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकें। इस बात में कोई शक और दो राय नहीं है कि 80% पुलिस ऑफिसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो 20% पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि आम जनता को परेशान करते हैं और रिश्वत लेते हैं, इन पे नकिल का साहब, जिस तरह से धारा 188, 294 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि इन धाराओं को किस लिए लगाई जाती हैं, क्या इन धाराओं के क्या माना है? जी देखिए, पुलिस ने जो एफआईआर दीपक बुंदेली जी के खिलाफ रजिस्टर्ड करी है उसमें मेन 2 चीज़ों पे एफआईआर रजिस्टर्ड करी है कि इन्होंने लॉकडाउन का जो गाइडलाइन थी उसको वायलेट किया था और ये मास्क नहीं लगाए हुए थे जी। और दूसरी चीज़, इन्होंने गवर्नमेंट पुलिस सर्वेंट जो थे वहाँ पे उनके साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी और उनको मारा, ऐसा पुलिस का आरोप है। ये पूरा झूठा आरोप है। आप जानते हैं कि इस घटना को हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस शांत बैठी थी। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता पड़ा कि हमने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी है, उसी दिन शाम को पुलिस ने भी ये एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है। ये एक दबाव बनाने का तरीका है दीपक बुंदेले जी पे कि वो अपने खिलाफ एफआईआर वो देखते हुए पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें, जो कि नहीं हो सकता है। आप सब जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने दीपक बुंदेले जी के घर में आके भी ये चीज़ बोली थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं तो आप और आपके भाई बैतूल जिले में वकालत नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। जिस तरह से मामला दर्ज होने के कई महीने बाद आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कोर्ट में पहुंचे और उसके बाद इनको ये मालूम चला कि कोर्ट में एफआईआर हो गई है, तो उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया है, तो उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई, तो कानूनी हैसियत से क्या माने रखती है ये? जब मामला कोर्ट में पहुंच गया, संज्ञान में आ गया कोर्ट के, और उसके बाद चार्जेस लगाना, क्या इसकी कितनी अहमियत है इसकी कोर्ट के अंदर? जी देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस की जो एफआईआर है ये कोर्ट में क्वैश हो जाएगी और हम लोग क्वैशिंग के लिए हाई कोर्ट अप्रोच करने वाले हैं। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपनी वर्दी की इज्जत नहीं करते हैं, इनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी पुलिस ऑफिसर सबूत मिटाने में इन्वॉल्व हैं और अपराधियों को बचा रहे हैं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे बहुत जल्दी। अपनी एफआईआर में जिस तरह से राष्ट्र हिंदू सेना
कि कुछ लोगों को गवाह बनाया है पुलिस ने, उसमें ये कहा है कि इन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई की और उसी के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। शुरू में जब ये पूरा मामला सामने आया था, वकील साहब ने ये कहा था, बाकायदा मीडिया के सामने भी इन्होंने ये एतराफ़ किया था कि मुझे मुसलमान होने की वजह से ये पूरी हरकत की गई, मुसलमान होने का शक पुलिस को लगा कि मैं मुसलमान हूँ, मेरी दाढ़ी मुसलमानों की तरह है, जिसकी वजह से मेरी छवि को देखते हुए ये किया गया। और अब एफआईआर में किसी हिंदूवादी संगठनों को गवाह बनाना, उनके लोगों को, किस तरह इस पूरे मामले को देखते हैं? जी देखिए, इससे पुलिस की मंशा साफ जाहिर होती है कि जो एलिगेशन हमने लगाई थी कि पुलिस के ऑफिसर खुद भी रिकॉर्डिंग में एडमिट कर चुके हैं कि दीपक बुंदेले जी को उनके मुस्लिम दिखने की वजह से मारा गया है। और अब पुलिस ने जिन गवाहों के बयान लिखे हैं उसमें भी जो गवाह हैं वो कह रहे हैं कि वो हिंदू सेना के ऑफिस बेरर हैं और कार्यकर्ता हैं। इससे ये बात साफ होती है कि पुलिस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम्युनल हैं और जो धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। एहतशाम साहब, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें किसी चौराहे पर पुलिस खड़ी हुई है, अगर कोई मोटरसाइकिल पर बुर्के वाली महिला किसी शख्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ जा रही है तो उनको रोक करके पीटा गया। लेकिन उसके साथ ही अगर दूसरा कोई निकल रहा है तो उसको रोक तक नहीं रही है पुलिस। इस तरह के बहुत सारे वीडियो सामने आए। तो पूरी तरह से पुलिस की मानसिकता के ऊपर इस तरह के वीडियो सवाल खड़ा करते हैं और ये दिखाते हैं कि ख़ास तौर से एक समुदाय विशेष के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है। कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में भी ये बात कही कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो कहीं ना कहीं खुली छूट जो है प्रशासन को देना, पुलिस को देना, ये क्या दर्शाता है? और इससे कहीं ना कहीं लोगों के जो अधिकार हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। जी देखिए, जहाँ तक मास्क लगाने का सवाल है तो पुलिस को प्यार से समझाना है और अगर प्यार से भी कोई नहीं समझता है आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आप उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह मारने का अधिकार आपको संविधान नहीं देता है। तो मेरा ये मानना है जो पुलिस ऑफिसर्स हाथ पांव तोड़ने की बात करते हैं या मारने पीटने की बात करते हैं उनको नौकरी से फौरन से पेशतर बर्खास्त किया जाना चाहिए। दशम साहब, इस तरह के मामला खासतौर से देखने में ये आ रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में, चाहे वह हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इस तरह के मामला ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भी इस तरह के काफ़ी केसेस देखने में आए जहां पर पुलिस की ज़्यादती सामने आई। तो क्या कहना चाहेंगे ख़ासतौर से इस तरह के राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, इस तरह के केसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों देखने में आ रही है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जो बीजेपी है वो पोलराइजेशन की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वो वोट लेती है और सत्ता में आती है। तो अब ये जनता को चुनना है कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने वाली सरकार चाहते हैं या हिंदुस्तान के विकास वाली सरकार चाहते हैं। मैं किसी भी पार्टी का यहाँ पे समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मतदाता हैं, जो देशवासी हैं, उनको ये समझना है कि उनको किसको वोट देना है। बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ रही है हमेशा, ये आप सब जानते हैं। तो ये अब जनता को देखना है कि वो किसको चुनाव में जिताना चाहती हैं और किसको अपने देश की कमान उनके हाथ में देना चाहती हैं। आखिरी सवाल, तो इस पूरे मामले में अगर हम एडवोकेट बुंदेले का मामला जिक्र करते हैं तो आपको ये उम्मीद लग रही है कोर्ट से कि जो एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के ज़रिए वो क्वैश हो जाएगी। एडवोकेट होने की वजह से मामला इतना आगे तक पहुंचा, उनके साथ काफ़ी आप जो एडवोकेट्स की जो बिरादरी है वो भी खड़ी हो गई, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन अगर हम आम इंसान की बात करते हैं, इस तरह की सैकड़ों वीडियो सामने आती हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। जी देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था में बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिनको सरकारों को भरना पड़ेगा। कई अच्छे लॉयर्स जिनको लीगल एड में या गवर्नमेंट काउंसिल में अपॉइंट किया जाना चाहिए वैसा नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कई जगह इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो इस वजह से न्याय जो है वो पंक्ति में आखिरी खड़े हुए इंसान तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्रशासन, शासन और हिंदुस्तानी सरकार जो है वो अगर अच्छे से काम करेगी तो पंक्ति के सबसे आखिरी इंसान को भी न्याय जरूर मिलेगा। शुक्रिया वकील साहब, हमसे बात करने के लिए। एहतशाम साहब थे, हमसे बात कर रहे थे बुंदेला का जो मामला था बैतुल का, उसमें जिस तरह से हाई कोर्ट तक ये पहुंचा है और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसको भी क्वेश करने के लिए इन्होंने वहां पर कहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसको क्वेश कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जरिए बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया, पहुँच नहीं पाया मामला कोर्ट तक, मामला पहुँच नहीं पाया पुलिस तक, पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जब इस तरह से आम आदमी के ऊपर मजालिम होते रहेंगे तो पुलिस के और प्रशासन से ऊपर से लोगों का विश्वास
कम होता रहेगा और लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।